हेलो हेलो। हेलो हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। तो कौटिल्य सीरीज में आज दूसरा दिन है। हम लोग बीपीएससी एईडी और बिहार दरोगा को जो ध्यान में रखकर हम लोग शुरू किए थे, का आज दूसरा दिन है। तो हम लोग कल से आगे देखेंगे क्वेश्चन को, बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो हम लोग कल कुछ देखे थे, ग्रामीण अल्प रोजगार के बाद चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ये पूरे भारत में देखेगा कि ओवरऑल पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। कि संपूर्ण भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी भी, और ग्रामीण अल्प रोजगार। इसको आप जैसे कि एक और था कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखे थे हम लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी को, या इसी को क्या बोलते थे, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी वही बोलते थे। डिसगाइज्ड भी बोलते थे इसको, डिसगाइज्ड गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। देखते हैं क्या हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। देखते हैं आगे। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, और इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि में। इसके बाद घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी सही है। देखते हैं आगे। वर्तमान समय में वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कि बहुत गंभीर समस्या देगा तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ भी देखेंगे, जैसे कि स्नातक और स्नातकोत्तर वाला से भी जोड़कर पूछता है क्वेश्चन, गरीबी के बारे में। तो देखेंगे बेरोजगारी के बारे में, सॉरी। देखते हैं आगे। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखेंगे, क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी।
किस क्षेत्र में होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, कृषि में होती है, कृषि में होती है, अदृश्य होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 नंबर हो जाएगा। देखते हैं आगे। खाली स्थान, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और पूर्ण बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी। ठीक। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी। ये फैक्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग फैक्ट क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में ये छूट ना पाए। ठीक। जहाँ डिस्कशन की आवश्यकता होगी हम वहाँ करेंगे, जैसे कल कर रहे थे आज भी करेंगे। देखते हैं आगे। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एसएससी है, एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। एसएससी 2017 में पूछा है। क्या हो जाएगा? सामान्य स्थिति बेरोजगारी हो जाएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। देखते हैं आगे फिर। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण, बेमेल है, बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, आर्थिक बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ये एसएससी 2022 में पूछा हुआ है। एसएससी 2022 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं आगे। डैश, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में, खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं तथा दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी या शास्त्रीय बेरोजगारी। ये एसएससी 2015 में पूछा है और यूपी पीसीएस 2022 का ये पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस 2022 का पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग देख ही चुके हैं। देखते हैं आगे। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी, आकस्मिक, दीर्घकालिक और प्रतिरोधात्मक। ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि लंबे समय से बेरोजगारी बनी रहेगी किसी भी देश में तो उसे क्या कहा जाएगा? दीर्घकालिक बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? दीर्घकालिक बेरोजगारी। देखते हैं फिर आगे। अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। तो ये तो एक दूसरे से रिलेटेड है। घर्षणात्मक और चक्रीय कौन सा हो जाएगा? ये एसएससी 2024 में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ये महामंदी को देखते हैं। 1929 में वैश्विक स्तर पर क्या आया था? महामंदी आया था। महामंदी, महामंदी आई थी। सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ था? अमेरिका हुआ था। अमेरिका हुआ था। ठीक। इसके बाद 2008 में अमेरिका में क्या आया था? सब प्राइम संकट आया था। सब प्राइम संकट, सब प्राइम संकट, सब प्राइम संकट आया था। यानी कि ये भी मंदी थी, मंदी ही थी।
तो यूएसए की जो अर्थव्यवस्था थी क्या चली गई थी, नीचे चली गई थी, तो उसको ऊपर लाना था। तो उसी समय इसने क्या किया था, टीएफए लाया था, टीएफए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। और भारत का जो एनएफएसए कार्यक्रम था एक दूसरे से कैसे रिलेटेड था, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद कल से ही इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे। बेरोजगारी की दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल, नियोजित श्रमिकों और श्रम बल, कुल जनसंख्या और श्रम बल, कुल जनसंख्या और बेरोजगारी श्रमिकों के बीच। ये किस में पूछा है, तो एसएससी 2024 में पूछा हुआ है। एसएससी 2024 में पूछा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। कारण क्या है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, तीव्र आर्थिक विकास, धीमी जनसंख्या वृद्धि, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। अच्छी व्यवस्था रहेगी तो बेरोजगारी होगी नहीं होगी, तीव्र आर्थिक विकास होगा तो गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, धीमी जनसंख्या वृद्धि होगी तो नहीं होगी। ये जो प्रवासन है, प्रवासन किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, यानी कि ये किसी भी देश में, जैसे किसी भी देश को ले सकते हैं, जैसे भारत लीजिए, तो यहाँ से जो प्रवासन होता है, यानी कि जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं, तो किस तरह की बेरोजगारी का कारण बनता है, तो ये कि बेरोजगारी का भी कारण बनता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। देखते हैं आगे। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। आईआरडीपी, ट्राइसेम, एनआरईपी, इनमें से सभी। ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा, ये सभी था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं आगे। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष के अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चूंकि ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, तो जहां इस क्वेश्चन में हमको लगेगा कि नहीं यहाँ इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम करेंगे। देखते हैं आगे फिर। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है, किस सूचकांक को माना जाता है। कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। इसके बाद शेयर सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखेंगे कि जो सूचकांक होता है, सूचकांक जो होता है, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक एक है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जिसे डब्ल्यूपीआई भी कहा जाता है, होलसेल। इसके बाद सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भोक्ता
मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। अब एक पढ़ना है जैसे कि पीपीआई आई, तो ये क्या है, ये क्यों लाया जाएगा, इसका कारण क्या है। जैसे कि इसमें जो है कि वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं, इसमें जो है कि पीपीआई में क्या है, इसमें सेवा को शामिल नहीं किया जाता था पहले। तो अब क्या है कि चूंकि हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज़्यादा है, सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज़्यादा है, जीडीपी में ज़्यादा है, और इसी की गणना नहीं की जाती थी। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि अब इसके स्थान पर एक नया सूचकांक को हम लोग लाएंगे, पीपीआई, यानी कि इसमें सेवा को भी शामिल किया जाएगा, सेवा की भी गणना की जाएगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब जब क्या करेंगे, जैसे कि टॉपिक स्टार्ट करेंगे सूचकांक, मूल्य सूचकांक, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे उस समय डिटेल से। क्या हो जाएगा इसमें, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार वर्ष किस सूचकांक को माना जाता है, क्या हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी हो जाएगा। और देखेंगे कि जो सीपीआई है, सीपीआई आर प्लस यू को, सीपीआई आर प्लस यू को क्या कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति। जब इन्फ्लेशन में हम लोग पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से देखेंगे। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आर से रूरल हो गया ग्रामीण क्षेत्र, और अस यू से हो गया अर्बन हो गया शहरी क्षेत्र। तो इसके लिए क्या है, बास्केट एक टोकरी होती है, उसमें प्राथमिक कितने हैं, ईंधन कितने हैं, ये सब उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे भी। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था, कहाँ हुआ, यूपी पीसीएस का है ये। किसको हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, तो किसको, सीपीआई आर प्लस यू को कहा जाता है। ठीक, तो देखेंगे आगे। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात कहते हैं। आय असमानता सूचकांक, हेड काउंट रेशियो, सामाजिक आर्थिक भागफल, गिनी गुणांक। ये 2024 में पूछा हुआ है एसएससी में, ये 2024 में पूछा हुआ है एसएससी में। तो इसका जनसंख्या का अनुपात को है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड काउंट रेशियो, देखते हैं आगे। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी, 1994, 1993, 1991 और 1992। ये एसएससी 2024 में पूछा हुआ है। तो जब 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, एलपीजी, तो इसके कारण थे, जैसे कि हम लोग एलपीजी पढ़ेंगे तो वहाँ और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एलपीजी एक शर्त के रूप में आया था। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती मिलने लगी थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती के लिए ये शर्त के रूप में आया था कि एक देश दूसरे देश के पास कैसे करीब आने लगे, जब पूरा सभी देशों के साथ अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ा गया। तो हम वहाँ बताएंगे आप लोगों को कि आयात प्रतिस्थापन नीति क्या थी भारत की, और निर्यात प्रतिस्थापन विधि क्या थी। अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी से लेकर के 1991 तक किस तरह के पैमाने को अपना रहा था, उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे। तो एलपीजी जो है ये क्या हो जाएगा, कमी कब आने लगी गरीबी में, तो 1991 नई आर्थिक नीति। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो हम लोग कल पढ़े हैं कि एलपीजी का अग्रदूत किसे कहा जाता है और एलपीजी का जनक किसे कहा जाता है। एलपीजी का जनक, एलपीजी नई आर्थिक नीति के जनक कौन है, और इसके अग्रदूत
बताएंगे आप लोग। नई आर्थिक नीति के जनक कौन थे और इसके अग्रदूत कौन थे? से राव मोहन मॉडल भी कहा जाता है। पीवी रम पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जनक हो जाएंगे। और अग्रदूत मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ठीक। तो ये आज क्वेश्चन था। आज जैसे कि हम लोग कुछ बेसिक टर्म को पढ़ने वाले हैं, जैसे कुछ बेसिक्स में बचा हुआ है, तो उस थोड़ा उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो इसको इस ध्यान में रखकर लाया गया है कि ताकि बीपीएससी जो एडीओ है उसमें उसका भी क्वेश्चन आप लोग बना सके। तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था में वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्रक, वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्रक, वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक। रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखेंगे इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक क्षेत्रक। ये वास्तविक क्षेत्र के कौन होते हैं? वास्तविक क्षेत्रक और यहाँ पर वित्तीय क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक। ठीक। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। या वास्तविक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाकलाप में होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वे क्या करते हैं? वे प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और जीडीपी को प्रभावित करते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन और जीडीपी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और जीडीपी को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट रूप से करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग दे सकते हैं, जो किसान द्वारा जो धान का उत्पादन किया जाता है, किसान द्वारा धान का जो उत्पादन किया जाता है, किसान द्वारा धान का उत्पादन इसमें शामिल होगा। किस क्षेत्र में? वास्तविक क्षेत्र में शामिल होगा। ठीक। किसान द्वारा धान का उत्पादन, गन्ने से चीनी 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 का उत्पादन। इसके बाद गेहूं से ब्रेड का उत्पादन, गेहूं से
ब्रेड का उत्पादन। वास्तविक वास्तविक क्षेत्र क्या होता है? ये वैसा क्षेत्र होता है जहां आर्थिक जो कार्यकलाप होता है वहां पर ये क्या करता है, वास्तविक क्षेत्र के उत्पादन प्रोडक्शन को और जीडीपी को क्या करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। क्या करता है? उत्पादन को और जीडीपी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे किसान द्वारा धान का उत्पादन, गन्ने से चीनी का उत्पादन और गेहूं से ब्रेड का उत्पादन। ठीक, ये पूछा है आईएस पीटी में पूछा हुआ है, आईएस पीटी में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया था, ये इसमें कौन सा वास्तविक क्षेत्र का भाग है? तो ये ऑप्शन 3 था, किसान द्वारा धान का उत्पादन, गन्ने से चीनी का उत्पादन और गेहूं से ब्रेड का उत्पादन। तो इसमें से जो डिफरेंट होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे वित्तीय क्षेत्रक। तो वित्तीय क्षेत्रक क्या है? तो ये क्या करता है कि उत्पादन और जीडीपी में क्या करता है, ये परोक्ष रूप से योगदान देता है। उत्पादन और जीडीपी में ये प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता है, ये परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, ये योगदान देता है या प्रभावित करता है। परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि बीमा हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये जितने भी है ये क्या करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उत्पादन में और जीडीपी में कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे बीमा हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड हो जाएगा, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। बीमा क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ये भी क्या है, ये भी पूछा हुआ है आईएसपीटी में, आईएसपीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र में आप लोग अंतर जान गए कि वास्तविक क्षेत्र कौन होता है। वास्तविक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रोडक्शन और जीडीपी में जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो क्या करते हैं, उसे योगदान देते हैं या प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जो किसान होता है, जैसे कि फसल का उत्पादन करता है या धान का उत्पादन करता है, तो इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो गेहूं से ब्रेड बनता है, पहले गेहूं जैसे आटा बनेगा, ब्रेड बनेगा, ये मध्यवर्ती वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु क्या है। जब हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में जीडीपी, तो वहाँ हम लोग इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो क्लास है क्या है, बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट, यानी कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना है। जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम लोग इसके बारे में बृहद अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद गन्ने से चीनी का उत्पादन। ठीक, अब देखेंगे कि वित्तीय क्षेत्र कौन होता है। तो वित्तीय क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जहां पर कि आर्थिक कार्यकलाप को, वे क्षेत्रक जो आर्थिक कार्यकलाप को क्या करते हैं, परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं। जैसे बीमा हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीसी, ये हो जाएगा। देखेंगे बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। देखते हैं, दो तीन टर्म है, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में क्या संबंध है? बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में क्या संबंध होता है? सबसे पहले देखेंगे जो बचत होता है वो दो दो तरह का होता है। बचत दो तरह का होता है, एक भौतिक बचत होता है और
भौतिक बचत और वित्तीय बचत। भौतिक बचत, वित्तीय बचत। तो इसमें देखेंगे कि भौतिक बचत जो होता है ये क्या करता है, ये काले धन का वृद्धि करता है। क्या? काले धन में वृद्धि करता है। यानी काला धन वह धन होता है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाया गया होता है। काला धन वह धन होता है जो कि सरकार को टैक्स नहीं चुकाया गया होता है। ये भौतिक बचत कितना है? लगभग 2/3 है। कितना? 2/3 है। वित्तीय बचत कितना है? 1/3 है। ठीक। वित्तीय बचत ये बेहतर होता है, बेहतर होता है। वित्तीय बचत क्या होता है? बेहतर होता है। ये जो भौतिक बचत होता है ये नगद के रूप में होता है। नगद के रूप में, नगद के रूप में, नगद के रूप में, सोने के रूप में, सोना। इसके बाद भूमि, जमीन के रूप में। ये सब क्या है? ये इस भौतिक बचत के उदाहरण है। भारत में 2/3 क्या है? भौतिक बचत है। नगद के रूप में है, सोना, जमीन। ये सब क्या है? भौतिक बचत के उदाहरण है। ये काले धन क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, चूंकि इस पर टैक्स नहीं चुकाया गया होता है। और वित्तीय बचत जो होता है ये 1/3 है और बेहतर होता है। जैसे कि बीमा हो गया, बीमा हो गया, बैंक हो गया, शेयर हो गया। ये सब के किस में आ जाएगा? वित्तीय बचत में आ जाएगा। बीमा, बचत, शेयर, इसका उदाहरण हो जाएगा। भौतिक बचत से क्या होता है? बेहतर वित्तीय बचत होता है, लेकिन ये कितना इसका संग्रहण किया जाता है? 1/3। तो अब देखेंगे कि बचत में कौन बेहतर होता है। भौतिक बचत से ज्यादा बेहतर है वित्तीय बचत, लेकिन ये कम में है। जब इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे, मूल्यांकन, तो सरकार किस पर जोर दे रही है? तो वित्तीय वित्तीय बचत पर दे रही है। जब बचत होगा तो उसका निवेश होगा। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में संबंध। तो वहां से आप लोग इसे लिंक कर लीजिएगा, वहां आप लोग इसे लिंक कर लीजिएगा। ठीक। तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में देखते रहेंगे। तो आज तक, आज यहीं तक हम लोग करेंगे। कल से फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।